देखो, हमारा चैप्टर है अगला मेन मार्केट फॉर्म्स। देखो, और भी मार्केट फॉर्म्स हो सकते हैं, पर जो मेन मार्केट फॉर्म्स हैं वो इस चैप्टर में कवर किए हैं। कौन कौन से मार्केट फॉर्म्स इस चैप्टर में कवर किए हैं, हम ऑलरेडी इसमें से कुछ कुछ बातें कर चुके हैं, मतलब इसका एक आइडिया है अपने को। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन वर्स। अब ये तीन ही दिख रहे हैं मेरे को, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो तो है परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली, मतलब उन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। फिर परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसकी बात हो गई। मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीन तो ये थे। और ये चौथा आया ओलिगोपोली, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो 4 मार्केट फॉर्म्स हुए, जरा नाम बताना। नाम बोलो मार्केट फॉर्म्स। सबसे पूछ लो। एक तो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अलावा एक हो गया मोनोपोली। हाँ, अच्छा, वो तेरे स्कूल में कटवा दिया होगा कि मोनोपोली नहीं आ रहा है। बाकी ये अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि मोनोपोली क्या होता है, ठीक है। ओलिगोपोली, चार मार्केट फॉर्म्स है। अगर जैसे किसी के स्कूल में कोई चीज नहीं है तो बस उसको एक बार सुन लो, समझ लो। बुक में नहीं है? अच्छा। हम्म, म- अम, अच्छा, बाकी लोगों के पास, सभी के पास पुरानी बुक है क्या, और नई बुक में ये ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं है, ऐसा है क्या, या सबके पास पुरानी ही बुक है? अच्छा, तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर हुआ अभी तक या नहीं हुआ किसी के भी? और उसमें सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाया है ऐसा? ठीक है, तो अभी अपन परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लेते हैं। कल के लेक्चर में मैं बाकी के तीनों ले लूंगा अगर तुम्हारे स्कूल में हुए होंगे। बाकी लोग कंफर्म कर देना मुझे कल, और अब हम उसके बाद इन तीनों को पढ़ लेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन तो सबको ही पढ़ना है, तो ये तो पढ़ ही लेते हैं। बाकी आर्यन, स्कूल में ये चैप्टर नहीं हुआ? कंफर्म कल तक कर ले कि क्या पढ़ा दिया था पूरा या नहीं पढ़ाया था, वॉटेवर। और तू भी? अच्छा, 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 ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। और बाकी तुम दोनों लोग मुझे कंफर्म कर देना, अगर होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, अलग से पढ़ा दूंगा, भले बाकी लोगों को नहीं भी पढ़ना रहेगा तो। ठीक है, तो हम ये परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लेते हैं। चलो, हम स्टार्ट करते हैं। वैसे कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, हल्की फुल्की बातें पता होनी चाहिए। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, मोनो मतलब सिंगल, है ना। तो मोनोपोली मतलब एक सिंगल सेलर होता है। ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्यू सेलर्स होते हैं, बट डिफरेंट एंगल से उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो फिर ज़्यादा अभी डिटेल में मैं नहीं बताता, बस इतना बताता हूँ कि जैसे कि ये सिम कार्ड वगैरह जैसी कोई चीज़ है जिसमें 3 या 4 ही लोगों का ग्रुप है, ठीक है। एक इस तरह की इम्परफेक्ट कंपटीशन होती है, और एक ऐसे होते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन से जिसमें मल्टीपल कंपनीज है, या जिसमें जैसे सोप, है ना, इस तरह की कंपनियां जिसमें, तो पर वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। सबका अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टर है गुड्स का, जिस ग्राउंड पे वो कंपटीशन करते हैं। तो इस तरह की दो तरह की कंपटीशन होती है ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो इतना जनरल सेंस भी काफ़ी है
कि मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपटीशन होती है, लेकिन थोड़ी सी। मैं जरा सा हिंट दे दूंगा एंड पे। मेन फोकस इधर करो कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होते हैं। क्या सभी के बुक्स में ये तो होगा मीनिंग ऑफ मार्केट? अब तो मुझे इस पे डाउट आ गया क्योंकि कितना कवरेज है। मीनिंग ऑफ मार्केट है? मेरी आवाज आ रही है? मैं पूछ रहा हूं सबकी बुक में मीनिंग ऑफ मार्केट है? रिदम? मार्केट का मतलब बहुत सिंपल होता है, 2 नंबर की डेफिनेशन हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। मार्केट का मतलब होता है अ प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज वैल्यूज। सर ये समझ में आ गया कि मार्केट एक प्लेस होता है। पहली चीज तो ये समझ नहीं आ रही कि सिस्टम क्या बोल रहे हो आप, और दूसरी बात ये भी समझ में आ रहा है बायर और सेलर मिलते हैं जहाँ पे, और ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है। पर सवाल ये है कि ये वैल्यूज एक्सचेंज का क्या मतलब है? मतलब ये दो चीज़ों का इंटरप्रिटेशन कोई मुझे करके दे सकता है, या किसी को पता हो पहले से? अ प्लेस और अ सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर मीट टू एक्सचेंज वैल्यूज, क्या कहते हो? बिल्कुल। तो दोनों वैल्यूएबल आइटम है, मतलब दोनों की यूटिलिटी है, इसीलिए एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज कहलाता है। और जब हम वैल्यूज कहते हैं ना, तो हम जनरली सारी चीजों को ले लेते हैं। जैसे गुड्स के बदले गुड्स भी एक्सचेंज हो रहा है तो भी मार्केट ही कहलाएगा, वैल्यू के बदले वैल्यू ही है ना? तो पैसों के बदले गुड्स हो, गुड्स के बदले गुड्स हो, गुड्स के बदले सर्विस हो, सारे एस्पेक्ट कवर कर देता है जब हम लिखते हैं एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। एम आई क्लियर? ये वैल्यूज वर्ड समझ में आ गया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ, ये एग्जांपल है सब, गुड्स वर्सेस प्राइस, ठीक है? ऐसा कुछ भी हो सकता। ये सिस्टम क्यों कह रहा हूं मैंने अभी डेफिनेशन नहीं देखी तुम्हारी बुक में कहां तक है, पर मैं तुम्हें जनरली सब कुछ समझा दूंगा। इतनी सी बात होती है जब भी कोई मार्केट की बात होती है। ये सिस्टम का क्या मतलब होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, प्लेस तो समझ में आती है, हम जिस सिटी में रहते हैं वहां पे एक मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, मेडिसिन मार्केट भी होता है, क्लॉथ मार्केट भी होता है। पर सिस्टम का क्या मतलब होगा? अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, शेयर मार्केट, पता है पहले ये शेयर मार्केट सिर्फ प्लेस जैसा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बात समझ में आ रही है? वो मुंबई में था, पर अब ये सिस्टम की तरह से काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये किस तरह से काम करते होंगे? ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, हार्डवेयर काम कर रहे हैं, और उस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हेल्प से आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो शेयर्स की। कोई पैसे दे रहा है, कोई शेयर खरीद रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कुछ जगह नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीजें। और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तुम्हारे एग्जांपल के लिए समझाया मैंने, सिस्टम में बहुत सारी चीजों का मिक्सअप होता है। ये बात मैंने पहले भी तुम्हें समझाई कि जब मैं किसी चीज को सिस्टम बोलता हूँ तो वहाँ इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है? यही स्टेटमेंट मैंने तुम्हें हमेशा दिया है कि जब भी कोई सिस्टम समझना हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, जिस चीज़ को सिस्टम बोल दें, ये समझ लेना बहुत सारी चीज़ें मिलजुल के किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉम्बिनेशन में काम कर रही हैं, और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक सिस्टम है पूरा जो चल रहा है। बोलो, कंप्यूटर सिस्टम, रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड, ऐसा ही पूरा एक सिस्टम चलता है जिसमें बायर और सेलर को हेल्प मिलती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट के लॉज भी इंक्लूडेड है
बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर ऐप है, इस एप्लीकेशन पे जाओ और अपने शेयर्स खरीद सकते हो, पूरा एक सिस्टम चल रहा है उसके पीछे, और उस सिस्टम को भी हम मार्केट बोलते हैं। बोलो जी बोलो, समझ में आ गई मेरी बात? तो ठीक है, बोलो। हेलो। हाँ, तो मार्केट में इकोनॉमिक्स की भाषा में आता हूं अब मैं। अभी तक मैंने जो तुम्हें समझाया ना, ये एक जनरल नॉलेज था। हमेशा मार्केट का यही मतलब होता है जो मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी अगर तुम ये चीज सीखोगे तो उस सब्जेक्ट से बस उसका कनेक्शन होता है। तुम ये जानते हो, इकोनॉमिक्स में अभी तक हम पढ़ते पढ़ते ये दोनों एस्पेक्ट अच्छे से समझने लगे, डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑकर कहाँ होती है? मार्केट में। यस और नो? ये डिमांड एंड सप्लाई कहाँ ऑकर होती है? बोलो। अब देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी। मार्केट रेफर्स टू अ होल रीजन, मतलब ये प्लेस जैसी बात कर रहा है, वेयर बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट। जब मैं मीट लिख रहा था उसी को उन्होंने क्या लिख दिया? कॉन्टैक्ट करते हैं। कौन कौन? बायर एंड सेलर विथ ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी। जहां पे वो गुड्स का, मैंने बोला वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे वो और आसान भाषा में लिख रहा है, जहां पे वो परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी कहते हैं। और वो जो मैं तुम्हें एक बात समझा रहा था ना कि देखो ये मार्केट अब बहुत वाइडर टर्म है, तो वो ये लिख रहा है बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म हैज वाइडर मीनिंग। और मैंने तो तुम्हें और एक अच्छे से बात समझा दी कि मार्केट हैज नो रेफरेंस टू स्पेसिफिक प्लेस। ये लाइन लिखी है ना कि मार्केट को केवल एक प्लेस मत समझो। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक जगह पे ही वो मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि मार्क इनका मिलना जरूरी है। ये टेलीफोन पे मिल जाएंगे तो भी हम मार्केट क्रिएट कर देंगे। मतलब ये सिस्टम को भी हम मार्केट बोलते हैं, केवल जगह को मार्केट नहीं बोलते। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस में मिल रहे हैं, जैसे कि आप वेजिटेबल मार्केट में जाके वेजिटेबल खरीदते हो एज अ बायर, और वहां पे कोई एज अ सेलर आपको वेजिटेबल बेच रहा है, तो भी हम इसको मार्केट बोलेंगे। और अगर ये स्पेसिफिक प्लेस नहीं भी है, आपने टेलीफोन पे किसी से कोई डील कर ली और बाइंग सेलिंग हो गई, इंटरनेट पे कर ली, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को यूज करके कर ली, सिस्टम को यूज करके कर ली, तो भी वो मार्केट कहलाएगा। इतनी सारी बातें एक बार में करने का बस इतना सा फायदा है। 2 नंबर की डेफिनेशन है पर एमसीक्यू आ सकता है कि क्या मार्केट का मतलब केवल एक प्लेस होती है? तो आंसर इज नो। मार्केट का मतलब होता है प्लेस भी हो सकती है, सिस्टम भी हो सकता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पे बायर सेलर मीट करके, कांटेक्ट करके एक दूसरे के साथ परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी या एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज कर सकते हैं। एसेंशियल कंडीशन तो बच्चों जैसी है। एक तो कोई जगह होनी चाहिए, या ऐसा कोई कॉन्टैक्ट एरिया होना चाहिए, या यू कैन से ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे बायर सेलर मीट करेंगे। दूसरा कंपोनेंट हो गया मार्केट बनाने के लिए, एक एरिया या सिस्टम हो गया, एक बायर सेलर हो गए। और तुम्हें पता है बायर सेलर कौन होते हैं? जो कमोडिटी खरीद रहा है वो बायर, जो कमोडिटी बेच रहा है वो सेलर। एक कमोडिटी हो गया जिसका सेल या बाय होगा। कमोडिटी में केवल गुड्स नहीं आते, सर्विस भी हो सकती है मार्केट में। एंड लास्ट थिंग इज कंपटीशन। ये कंपटीशन क्या है? जब आप मल्टीपल बायर एक साथ बेचने की कोशिश करेंगे एक ही कमोडिटी को, तो वो कहलाएगा कंपटीशन अमंग बायर्स। कुछ उल्टा बोल दिया मैंने। अगर मल्टीपल लोग एक साथ खरीदने की कोशिश करेंगे एक ही चीज को, तो कहेंगे कंपटीशन अमंग बायर्स। और मल्टीपल सेलर्स बेचने की कोशिश करेंगे एक ही जैसी चीज, तो वो कहलाएगा कंपटीशन अमंग सेलर्स। अरे हाँ या ना? कोई डाउट है तो बताओ। ओके। जब ऐसा होता है तो सर अंतर क्या पड़ता है कि एक साथ बहुत सारे लोग एक ही चीज को खरीदना चाह रहे हैं? तुम इमेजिन करके देखो, कोई एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसको बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, उसकी प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आएगा, प्राइस। क्या इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हें क्या लगता है? एक पीस ऑफ लैंड को बहुत सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए उसकी प्राइस के साथ? बढ़ जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए? क्या कहते हो?
बिल्कुल बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगी। ये कॉमन सेंस का यूज कर लोगे तो ये टॉपिक में आगे बहुत सारी बातें लिख पाओगे। और अगर मैं कहता हूं कि कोई एक कमोडिटी है जिसमें एक मल्टीपल सेलर्स हैं, बायर एक ही है ना, तुम्हें पता है कि यार ये व्यक्ति सामान खरीद सकता है, और तुम 5 7 8 10 15 20 सेलर्स हो, उसी व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हो सब के सब मिलके, क्या लगता है तुम्हें अपनी कमोडिटी को बेचने के लिए प्राइस का क्या करोगे आपस में? प्राइस का क्या करोगे? कम कर दोगे या बढ़ा दोगे बेचने के लिए? ओके, मैं ये पूछ रहा हूं, तुम 15-20 सेलर्स हो, तुम्हारे पास एक ही बायर है, उस बायर को तुम्हें अपना सामान बेचना है। एज अ ग्रुप ऑफ सेलर्स तुम आपस में प्राइस को लेके किस तरह से कंपीट करोगे? प्राइस बढ़ा के कंपीट करोगे, प्राइस कम करके कंपीट करोगे? बिल्कुल। तो मैं ऐसा कंक्लूजन बोल सकता हूं कि जब बायर्स की संख्या बढ़ती है तो प्राइस क्या होती है? बढ़ती है, हाँ या ना? और जब सेलर्स की संख्या बढ़ती है तो प्राइस कम होती है। क्या मेरा स्टेटमेंट तुम्हें समझ में आ रहा है? मार्केट में अगर नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे तो प्राइस कम हो जाएगी। यस और नो, क्या बोलते हो? ठीक है, ये मैं यूज करूंगा, मैं कंक्लूजन लिख देता हूं पहले तो, और किसी को अभी ये कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा हो तो बता दो, और अगर चेंज करना चाहते हो स्टेटमेंट तो चेंज कर लो। मैंने कंक्लूजन बनाया, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स प्राइस increases, and with increase in number of sellers price decreases. Yes, tell me, किसी को इस स्टेटमेंट पे डाउट हो रहा हो तो मैं वापस एग्जांपल देके तुम्हें फिर समझा दूं। और वो तो सारे हैं नहीं मार्केट, अदरवाइज ये कंसेप्ट तो तुम्हें आना ही चाहिए। अगर सारे मार्केट होते तो तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही होती इसी चैप्टर में। पर ये कंसेप्ट अभी भी काम करेगा परफेक्ट कंपटीशन को समझने के लिए भी। आगे चलो, स्क्रीन चेंज होती जा रही है ना, शिफ्ट हो रही है ना जब मैं कर रहा हूं तो? स्क्रीन चेंज हो रही है ना? मीनिंग एंड बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर, क्या ये टॉपिक सबके पास है या ये टॉपिक भी हटा दिया उन्होंने? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर तो हटा दिए, तो कॉमन सेंस से ये टॉपिक भी हटा देना था उनको, पर मुझे लगता नहीं है कि इतना कॉमन सेंस होता है, कॉमन होता है। हाँ, ये टॉपिक है या हटा दिया? रिद्धिम तुझसे पूछ रहा हूँ, नई बुक। मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर, ये जो अलग अलग नाम थे ना मोनोपोलिस्टिक के, ये सब कहलाते मार्केट स्ट्रक्चर। तो मैं पूछ रहा हूँ ये वाला जो टॉपिक है मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर, ये बुक में है या बुक से हटा दिया इसको? देखा कितने कैसे लोग हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितने तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, इसका बेसिक पता होना चाहिए, इसी को बोला जाता है मार्केट स्ट्रक्चर। तो वो ये बोल रहे हैं इस टॉपिक में कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इनके बीच में ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये किस ग्राउंड पे होगा? मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि किसी पर्टिकुलर मार्केट को
मैं परफेक्ट कंपटीशन बोलूं, मोनोपोली बोलूं या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलूं, वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो मुझे हेल्प करेंगे इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, कौन सा मार्केट मोनोपोली मार्केट है। बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब कि ये मार्केट जिसके बारे में तुम भी बात करो वो कौन सा मार्केट है, वो परफेक्ट कंपटीशन है, वो मोनोपोली है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या ओलिगोपोली है, वो कौन सा है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे। देखो शॉर्ट मतलब बहुत इजी से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो देखो किस मार्केट में कितने बायर सेलर है, मैं अभी यही वाली बात कर रहा था, बायर सेलर, इससे प्राइस पे बहुत असर पड़ता है। तो पहला तो पॉइंट हो गया बायर सेलर, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखो इसमें क्या लिखा है, number of buyer and seller of a commodity in a market indicates the influence exercised by them on the price। नंबर ऑफ बायर सेलर से किस पे असर आता है, प्राइस पे। और अभी हमने कंक्लूजन बनाया था कि नंबर ऑफ बायर बढ़ जाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ बायर सेलर से प्राइस पे असर आता है। इन द केस लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, एन इंडिविजुअल बायर और सेलर इज नॉट इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। However, there is a single seller of a commodity, then such seller has a great control over price। अब ये लाइन तब समझ में आएगी जब मैं तुम्हें ये कहूं सिंगल सेलर मैनी बायर। तुम्हें क्या लगता है सिंगल सेलर के पास प्राइस कंट्रोल होगा या नहीं होगा? यस। इंडियन रेलवे अगर प्राइस चेंज करे तो बायर कोई प्रेशर डाल सकते हैं इंडियन रेलवे पे? कोई अल्टरनेट है उनके पास? प्रेशर डालने का मतलब है कि वो किसी और के पास चले जाएंगे। तो पूरा का पूरा प्राइस कंट्रोल होगा इंडियन रेलवे के पास। लेकिन अब तुम बताओ सब्जी मार्केट में वो जो आलू या टमाटर बेच रहा है उसके जैसे वहां पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल टमाटर और आलू बेच रहे हैं। तो जब मैनी सेलर्स होंगे तो क्या इनके पास प्राइस कंट्रोल होगा? बोलो बोलो। अगर मैनी सेलर्स होंगे तो प्राइस कंट्रोल होगा क्या? चाहे जितने बायर्स होकर फर्क नहीं पड़ेगा खास। मैं पूछ रहा हूं प्राइस कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? प्राइस फॉल होगा नो डाउट अगर मैनी सेलर्स होंगे। मैं पूछ रहा हूं कंट्रोल होगा कि नहीं होगा इनके हाथ में? बोलो ना। हंड्रेड ऑफ पीपल सेलिंग पोटैटोज, वहां पे अगर एक व्यक्ति पोटैटो की प्राइस को चेंज करने की कोशिश करेगा तो जो बायर है वो दूसरे पर्सन के पास जाके पोटैटो खरीद लेगा, हाँ या ना? तो ये कंट्रोल वर्ड को समझो। सिंगल सेलर होता है तो कंट्रोल होता है, और अगर मैनी सेलर्स होते हैं तो कंट्रोल नहीं होता। बस यही कंक्लूजन है जो दिमाग में सेट होना चाहिए। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, परफेक्ट कंपटीशन में मैनी सेलर्स होते हैं, इसीलिए प्राइस का कंट्रोल परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो इसका एग्जांपल भी पकड़ा दूं तुम्हें। इसका एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन। और आइडियली मार्केट में यही प्रेजेंट होनी चाहिए परफेक्ट कंपटीशन, ताकि प्राइस को कोई अकेला व्यक्ति कंट्रोल ना कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके। नहीं तो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करता रहेगा अगर उसके पास प्राइस कंट्रोल है तो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना?
दूसरा जो फैक्टर होता है जो हर मार्केट में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक तो कर लेते हैं प्राइस कंट्रोल को लेके। कायदे से ये बायर, नंबर ऑफ बायर सेलर्स बोल लो, इसको सीधे तुम प्राइस कंट्रोल से कनेक्ट करोगे। प्राइस कंट्रोल, जैसे मैंने कहा ना कि एक बार अपन नोट्स बना लें, उसके बाद ये 10 मिनट का चैप्टर होना चाहिए, वो बनवा रहा हूं मैं तुमसे वैसा वाला नोट। नंबर 2, दूसरा क्या, नेचर ऑफ कमोडिटी। हर मार्केट में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, या आप ये कह सकते हो कि नेचर ऑफ कमोडिटी से पता चल जाता है कि आप कौन से मार्केट की बात कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि नेचर ऑफ कमोडिटी किस तरीके से डिस्क्राइब होते हैं, तो 2 तरह की कमोडिटी पाई जाती है मेनली, वैसे तो मल्टीपल होते हैं, पर मैं चलो जितने हो सकते सारी बता देता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं जरा बुक में कहाँ तक गया है वो। एक होते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर एक होते हैं आइडेंटिकल, एक होते हैं सिमिलर। आइडेंटिकल और सिमिलर में कोई अंतर बता सकता है मुझे? बताओ। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, पर सिमिलर का मतलब एक जैसा नहीं होता। उस मतलब वो काफी सारी क्वालिटीज के मामले में सेम है, बट हो सकता है उसके कलर को लेके, डिजाइन को लेके चीजें अलग अलग है, तो उसको हम कहेंगे सिमिलर नेचर की है, बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा। अरे जैसे बॉल पेन लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो एक तो होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसे चल रहे हैं, और कुछ होते हैं सिमिलर, वो एक जैसे नहीं है ना। पोटैटो आइडेंटिकल जैसे हो सकते हैं, एक ही खेत से, अगर अलग अलग सेलर के पास एक ही खेत के उगाए हुए आलू है तो आइडेंटिकल है, ठीक है। बट सिमिलर का मतलब उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हल्का सा, बट है पोटैटो ही। ये हर व्यक्ति आइडेंटिफाई कर रहा कि है पोटैटो, बट उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, तो वो सिमिलर कहलाएगा, आइडेंटिकल नहीं कहलाएगा। अरे कुछ मैं डाल भी पा रहा हूं दिमाग में तुम्हारे के लिए। हेट्रोजीनियस में बायर पूरी तरह से आइडेंटिफाई करता है कि दोनों गुड्स बिल्कुल अलग अलग हैं, ये दोनों सेम है ही नहीं। पोटैटो का टेस्ट अलग होता है, टोमेटो का टेस्ट अलग होता है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस होना। आप उनको सेम ग्रुप का नहीं बोल सकते, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें तो वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, मतलब या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर सिमिलर होंगे, ये परफेक्ट कंपटीशन में पाए जाते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें ये पता चल गया कि गुड्स जो है वो आइडेंटिकल और सिमिलर हैं, जिनको मैनी सेलर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होना चाहिए, जहां मैनी सेलर से और एक जैसा गुड्स बेच रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है जिससे मार्केट के बारे में पता लगाया जा सकता है। कौन सा फैक्टर? कमोडिटी और उसका नेचर। तो कमोडिटी का नेचर मतलब होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। चलो रीड करके देख लें, इसमें क्या लिखा है। इट इज द कमोडिटी, इफ द कमोडिटी इज ऑफ होमोजीनियस नेचर, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, देन इट इज सोल्ड एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। जब कोई कमोडिटी आइडेंटिकल नेचर की होती है, आइडेंटिकल वर्ड आ गया है, मतलब वो यहां बात कर रहा है, होमोजिनिटी में भी सिमिलरनेस होती है, पर वो आइडेंटिकल की बात कर रहा है। अगर आइडेंटिकल है तो उसे आप सेम प्राइस पे बेच सकते हो, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हर कस्टमर के लिए एक जैसा है। सेम प्राइस तभी मेंटेन रह सकती है जब गुड्स आइडेंटिकल हो। अगर उसके अंदर थोड़ा भी चेंज है तो फिर यार उसकी प्राइस बदली जा सकती है, हेट्रोजीनियस में तो बदली ही जा सकती है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुड्स की बात होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? तो यहां पे बात हो रही है सेम प्राइस, इसकी वजह से आप सेम प्राइस मेंटेन कर पाते हो। अगला देखते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स।
इफ देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, अब ये ना, ये क्या होता है, इसको अच्छे से समझना। वैसे तो कठिन नहीं है बट यूनिक है। फ्रीडम ऑफ पंप्स मतलब सेलर्स की बात हो रही है, टू एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम मार्केट। मतलब मार्केट में वो एंट्री और एग्जिट अपनी इच्छा अनुसार कर सकती हैं, या उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन लगी हुई है कि भाई एंटर करना पड़ेगा तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा तो पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी आपको अपना नाम हटवाने की। जैसे स्कूल से एग्जिट ऐसी हो जाता है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। फ्रीडम है क्या तुम्हें, कभी भी स्कूल से अब फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, टीसी लेनी पड़ेगी। और किसी और स्कूल में भी जाओगे तो वहां पे कंडीशन है कि आप कहाँ पास आउट हुए थे, कौन से स्कूल में थे इसके पहले, वहाँ पास आउट हुए थे उसका सर्टिफिकेट ला के दो, वहाँ से लीव सर्टिफिकेट ला के दो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला के दो, फिर हम एडमिशन देंगे। ये सब क्या है, एंट्री पे और एग्जिट पे कंडीशंस लगी हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ऐसे ही मार्केट होता है, वहाँ पे नगर निगम का लाइसेंस हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की के हिसाब से कुछ हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ का कंप्लायंस भी हो सकता है, जिसे कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है आरओसी के पास। ऐसे ही एंटर नहीं हो सकते, वो एक कंपनी बनने के लिए कंडीशन है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बात करें कि जो सेलर्स होते हैं, कि आपको कोई कमोडिटी बेचनी है तो कुछ मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जहां पे फ्री एंट्री एग्जिट है। फ्री एंट्री एग्जिट का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कंडीशन नहीं है, लेकिन नेग्लिजिबल कंडीशंस है। फ्री एंट्री ऑब्लिक एग्जिट मतलब नेग्लिजिबल कंडीशन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है। और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव और कंडीशनल, ये वर्ड यूज होंगे, रिस्ट्रिक्टिव और कंडीशनल एंट्री ऑब्लिक एग्जिट। तो अगर आपकी एंट्री एग्जिट रिस्ट्रिक्टिव या कंडीशनल नेचर की है तो वो मार्केट्स अलग होंगे, और फ्री एंट्री एग्जिट वाला मार्केट अलग होगा। तो ये फ्री एंट्री एग्जिट वाला मार्केट कौन सा होगा, परफेक्ट कंपटीशन। कोशिश की जाती है कि इस तरह के मार्केट बनाए जाए जहां पे फ्री एंट्री और एग्जिट बने, मतलब जब चाहे तब सेलर अपना बिजनेस स्टार्ट करे और जब चाहे तो वो अपना बिजनेस बंद कर दे, रैप अप कर दे। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव एग्जिट और एंट्री कंडीशन किसी अथॉरिटी की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि नगर निगम, लॉ की वजह से हो सकते हैं, गवर्नमेंट की वजह से हो सकते हैं। ये लोग रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस लगाते हैं। यस, परफेक्ट कंपटीशन किस में आएगा, मैं ज्यादातर पूरा फोकस परफेक्ट कंपटीशन पे ले जा रहा हूं। मतलब देखो, पहले फैक्टर के जब हम परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे ना, तो ये जितना अपने पास नॉलेज है उसी से डेफिनेशन ही बोल देंगे उसकी पूरी। जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे, जब नंबर ऑफ सेलर्स पे हमने बात की, और जब नंबर ऑफ सेलर्स होंगे ज्यादा तो फिर प्राइस पे कंट्रोल नहीं होगा, वो ही होगा परफेक्ट कंपटीशन। मैनी सेलर्स वाली कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइस पे कंट्रोल नहीं रहेगा किसी भी सेलर के पास। नंबर 2, प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे, मतलब कमोडिटी होमोजीनियस होगी, मतलब वो आइडेंटिकल होगी, इस वजह से सेम प्राइस मेंटेन भी रहेगी उनकी। नेक्स्ट, वहां पे फ्रीडम मिलेगा एंट्री करने का एंड एग्जिट करने का। सारे सेलर्स को ये फ्रीडम होगा कि वो कभी भी बिजनेस में एंटर करें, मतलब अब सब्जी मंडी में कभी भी सब्जी की दुकान खोलो और कभी भी बंद कर लो, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी कि 24 घंटे चलनी चाहिए, बंद नहीं कर सकते, आज तुमने छुट्टी कैसे मारी। तुम्हें कुछ समझ में रही है? इस तरह की कोई भी टर्म एंड कंडीशन हो सकती है मार्केट ओपन करने के लिए, सॉरी आपकी दुकान ओपन करने के लिए। इसका मतलब है फिर आप फ्री एंट्री एग्जिट में नहीं हो, फिर आप रिस्ट्रिक्टिव या कंडीशनल वाले सिचुएशन में हो, फिर वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, वो कुछ और होगा, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली जैसा कुछ होगा। कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात? तुम्हें बोलना होगा भाई, तभी आगे बढ़ेंगे।
बस हो गया, दो छोटे से पॉइंट और हैं। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, ये मार्केट कंडीशन के नॉलेज का क्या मतलब है? Buyer and seller have perfect knowledge about the market condition that uniform price prevails in the market. However, in the case of imperfect knowledge, seller are in a position to change different prices. बहुत ही कैजुअली लिख दिया उसने, पर ध्यान रखना आसान है। परफेक्ट नॉलेज, ऐसा मार्केट जिसमें बायर को भी एंड सेलर को भी, दोनों को परफेक्ट नॉलेज है रिगार्डिंग, किसके बारे में नॉलेज है? मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन, अब मार्केट कंडीशन में तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक होती है प्राइस, एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। जैसे हर बायर को पता है कि भाव क्या है, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड चल रही है ऑन एन एवरेज, और कितना सप्लाई आ रहा है। सप्लाई ज्यादा आ रहा है, सप्लाई कम आ रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई उसको मीट नहीं कर पा रहा है, इन दोनों में से कौन ज्यादा है कौन कम है, और प्राइस क्या चल रही है। ऐसा नॉलेज बायर को भी है और सेलर को भी है, तो हम कहेंगे कि इनको परफेक्ट नॉलेज है। अरे मेरी बात समझ में आई? तुम मुझे बताओ, अगर परफेक्ट नॉलेज हुआ तभी क्या बनेगी? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बनेगी। मतलब अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि किसी मार्केट में उसके बायर और सेलर में प्रॉपर नॉलेज है डिमांड, सप्लाई और प्राइस को के रिगार्डिंग, तो हम उस मार्केट को कौन सा मार्केट आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम उसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। टेल मी, मेरी बात कुछ समझ में आई, हजम हुई कि ऊपर से गई? बताओ जल्दी। एक मार्केट है जहां पे बायर इग्नोरेंट है, सेलर इग्नोरेंट है, किसी को प्राइस नहीं पता, किसी को डिमांड के बारे में नहीं पता कि कितनी डिमांड है, वो सप्लाई से ज़्यादा है या कम है, तो आप ऐसे मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोलोगे, ये कोई और टाइप ऑफ मार्केट हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता नॉलेज के बिना। सेजल, लक्ष्य, हाँ सर। ये समझ में आई बात कि नहीं आई है? हाँ। लक्ष्य, लक्ष्य तक मेरी आवाज नहीं आ रही कि उसकी आवाज मुझे नहीं आ रही है? आर्यन, मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कुछ सवाल है किसी का? लक्ष्य की आवाज नहीं आ रही है मुझे, ज्वाइन तो है वो, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स या फिर गुड्स बनाने की चीजें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्ड याद है कि भूल गए हो? जल्दी से बोल के देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जिनसे गुड्स बनेगा उनका मूवमेंट, और जो गुड्स बन गया है उसका मूवमेंट आसानी से हो रहा है, तो ऐसे मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब ये देखो उसने कैसे लिखा, कैन मूव freely from one place to another, then the uniform price prevails in the market and in the case of a mobility of goods। अब एग्जांपल के लिए मैं तुमसे एक छोटा सा कंसेप्ट बोलता हूं और वो तुम्हें ध्यान भी रह जाएगा। सपोज एक सिटी है, या सिटी में कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे आसानी से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या गुड्स मूव नहीं कर सकता ड्यू टू एनी रीजन, उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से, उसके लॉ एंड ऑर्डर के इशू की वजह से, है ना? तो तुम मुझे बताओ, वहां पे गुड्स की प्राइसेस और कंपेयर टू ऐसे सिटी के
जहां पे आसानी से गुड्स बन रहा है, गुड्स मूव हो रहा है, प्राइस कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी? क्या ये इम्पैक्ट डालेगा प्राइस पे, हाँ या ना? कि आपके एरिया में आसानी से गुड्स मूव होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव होते हैं या नहीं? यस और नो? हिली एरियाज में प्रॉब्लम आती है गुड्स को मूव करने में, यस और नो? और बताओ वहां पे प्राइसेस ज्यादा होती है कि कम होती है? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ, हिली एरियाज में, हिली रीजन में तो ये जो आखिरी फैक्टर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब ये आसानी से गुड्स मूव होता है, मतलब आसानी से इसकी अवेलेबिलिटी होती है जिस लोकेशन पे, वहां पे ही परफेक्ट कंपटीशन पॉसिबल है। अगर किसी लोकेशन पे ये गुड्स किसी भी रीजन से, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से, अगर गुड्स की मोबिलिटी इफेक्ट होती है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी इफेक्ट होती है, मतलब वहां पे आसानी से गुड्स अवेलेबल नहीं है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आएंगे, उसमें डिफरेंस आएंगे। इसीलिए हिली एरियाज में प्राइसेस महंगे होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन वहां देखने को नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वहां पे मैनी सेलर्स मिलेंगे कैसे? जब वहां पे गुड्स ही नहीं पहुंचता और वहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं पहुंचते, तो मैनी सेलर नहीं होते, और जब मैनी सेलर्स नहीं होते तो परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं होगा, कुछ और मार्केट फॉर्म मिलेगा वहां पे। तो ओवरऑल हमने केवल 5 मार्केट फॉर्म्स पढ़े हैं आज। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि मार्केट क्या होता है। देखो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा ये। मार्केट क्या होता है? मार्केट का मतलब एक ऐसा प्लेस या ऐसा सिस्टम जहां पे बायर और सेलर कांटेक्ट करते हैं या मीट करते हैं टू एक्सचेंज देयर वैल्यूज, जैसे परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स। जैसे जैसे हम बायर बढ़ते हैं मार्केट में, वैसे वैसे प्राइस बढ़ता है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ती है, और जैसे जैसे सेलर्स बढ़ते हैं मार्केट में तो प्राइस गिरता है क्योंकि सप्लाई बढ़ता है। फैक्टर टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर, 5 फैक्टर पढ़े हमने। पहला, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मैंने अभी तुम्हें बताया कि नंबर ऑफ बायर बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। नंबर ऑफ सेलर बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी। अगर हमें ये पता चल जाए किसी मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं, तो हम उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, क्योंकि फिर प्राइस स्टेबल रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस प्राइस को, ना बायर ना सेलर। इसलिए नंबर ऑफ बायर सेलर ये तय करते हैं मार्केट में कि उस मार्केट का कैरेक्टर क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा या मोनोपोली होगा। मोनोपोली में सिंगल सेलर मिलेगा और वो पूरा कंट्रोल करेगा प्राइस को। दूसरा जो क्राइटेरिया है जिसमें हम मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड कर पाते हैं, वो है नंबर ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी। 2 तरह के नेचर की कमोडिटी होती है, एक हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस। तो मैं अगर कमोडिटी का नेचर होमोजीनियस है, दैट मीन्स कमोडिटी आइडेंटिकल है या सिमिलर है, तो ही मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन अराइज हो सकती है, क्योंकि फिर प्राइस अलग अलग नहीं होंगे ना, एक जैसा गुड्स है तो उनकी प्राइस एक जैसी हो सकती है। हेट्रोजीनियस मार्केट में प्राइसेस अलग अलग मिलेंगी गुड्स की। फ्रीडम ऑफ फर्म्स टू एंटर एंड एग्जिट, जिस मार्केट में फर्म्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं है एंट्री के लिए या एग्जिट के लिए, रिलेटेड कौन लगाता है ये रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन? मैंने बताया तुम्हें, कोई अथॉरिटी लगाती है, लॉ लगाता है या गवर्नमेंट लगाती है। अगर रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस हैं तो फिर आप परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकते। परफेक्ट कंपटीशन केवल उस ही मार्केट में पॉसिबल है जहां पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हो। परफेक्ट नॉलेज, बायर और सेलर को मार्केट से रिलेटेड कंडीशंस का परफेक्ट नॉलेज हो। मार्केट से रिलेटेड कंडीशंस क्या होती हैं? मार्केट से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं जैसे मार्केट में जो कमोडिटी ट्रेड हो रही है उसकी प्राइस क्या है, उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है, उस कमोडिटी की सप्लाई कितनी है। इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे पास परफेक्ट नॉलेज है, तुम्हारे पास मतलब एज अ बायर तुम्हारे पास या एज अ सेलर, जो भी बायर सेलर है उस मार्केट में सबके पास ये प्रॉपर नॉलेज है, तभी परफेक्ट कंपटीशन बनेगा। एंड मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपके मार्केट में
फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी है कि आसानी से गुड्स पहुंच सकता है, आसानी से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहुंच सकते हैं, तभी प्राइस कांस्टेंट रहेगा और परफेक्ट कंपटीशन बनाओगे। देखो आइडियल परफेक्ट कंपटीशन कभी भी नहीं बनता, पर परफेक्ट कंपटीशन जैसा भी बन जाता है मार्केट, तो वो बहुत अच्छी सिचुएशन होती है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि प्राइस स्टेबल होती है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, कोई सेलर मैनिपुलेट करके बायर्स को बेवकूफ नहीं बना सकता। और यही मार्केट कंडीशन सबसे अच्छी मार्केट कंडीशन मानी जाती है। तो ये 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिर से खुद से बोलो मन में, नंबर ऑफ बायर सेलर, नेचर ऑफ कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज एंड मोबिलिटी। क्या ये बहुत कठिन काम है? तो बताओ मुझे, 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे वापस से इसको पूरा रीड करने में। अगर तुमने इसको सेंस से समझ लिया है और इसको वही 5 मिनट दोगे, तो कल चैप्टर हम लगभग शायद ख़त्म भी कर देंगे। मैं अगर इस चैप्टर में देखूं तो इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन के अलावा देखो ये वही चार्ट दे रखा है जो मैंने तुम्हें समझाया। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, तीनों को अगर हमें एक ही नाम देना हो तो इम्परफेक्ट कंपटीशन नाम दे सकते हैं। किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ मुझे, बोलो। इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखो। अब इसको तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हें याद है। देखो जरा पढ़ के इसको। परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, मार्केट की ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या है, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। नंबर ऑफ बायर सेलर की वाली बात आ गई, वेरी लार्ज, डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड प्राइस इज फिक्स्ड बाय मार्केट। इस प्राइस को ना बायर ने सिलेक्ट किया है ना सेलर ने, बल्कि उनके आपस में जो डिमांड सप्लाई डिसाइड हुई ना, उसने इस प्राइस को सेट किया है। मतलब इस मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होती है, डिसाइड नहीं होती। ये लाइन नीचे लिखी है, ये बात हमने पहले भी करी है, पर अब तुम्हें ये अच्छे समझ में आ रही होगी। तुम हाँ बोलते हो तो मैं आगे बात करूं। क्या इसको याद करने की जरूरत है? अब इसको याद करने की जरूरत है, रटने की। फीचर्स और याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें यहां तक समझ में आया। देखो पहला फीचर, कैसे पहचानोगे परफेक्ट कंपटीशन को? जो 5 अभी तुमने पीछे पढ़े हैं ना, ये वही लिखे हुए हैं। देखो देखो, मैंने कहा था जहां पे नंबर ऑफ बायर सेलर, ये पहला फैक्टर था अपना, जहां पे नंबर ऑफ बायर सेलर सबसे ज्यादा हो, मतलब वेरी लार्ज हो, दोनों ही, बायर भी बहुत है सेलर भी बहुत है, तभी परफेक्ट कंपटीशन बनेगा। यस और नो? यस और नो? वो यस नो जो बोल रहा था वो तो गया। सेजल, रिद्धिम, लक्ष्य, बोलो। ये वही बात नहीं लिखी? हाँ। होमोजीनियस प्रोडक्ट, मैंने बताया था प्रोडक्ट का नेचर पे डिसाइड होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है तुम्हारे मार्केट का। होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा मतलब एक जैसे दिखते होंगे, एक जैसे बिहेव करते होंगे, एक जैसा यूटिलिटी देते होंगे, ऐसे ही प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट अगला पॉइंट हो गया। ये वही 5 पॉइंट है जो हमने पढ़े हैं, बस उसमें परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से हेडिंग्स लिखी हुई हैं। परफेक्ट नॉलेज होगा, इम्परफेक्ट नॉलेज नहीं होना चाहिए। सारे बायर, सारे सेलर्स को पता है प्राइस के बारे में, डिमांड के बारे में, सेल सप्लाई के बारे में। परफेक्ट मोबिलिटी होगी। परफेक्ट मोबिलिटी अभी मैंने बताया, प्रोडक्ट भी, गुड्स भी आराम से मूव होगा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी। सर ये 6 और 7 तो नहीं पढ़े थे वहां पे, तो ये कौन से कठिन बातें हैं? जरा इनको रीड करके देखो तो क्या लिखा है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर परफेक्ट मोबिलिटी है तो मुझे बताओ, हिल एरियाज पे वो क्या बोल के महंगा बेचते हैं तुम्हें? ये बोलते हैं यहां तक ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, यहां बन तो सकता ही नहीं है। तो जहां पे एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, वहां मतलब ही है इस बात का कि मोबिलिटी परफेक्ट थी। ये उससे कनेक्टेड पॉइंट है। और लास्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो जब हम ये कहते हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी है, उसका मतलब ही होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट नहीं है, एब्सेंस है, वो लगती ही नहीं उस एरिया में अलग से। तभी हम कहेंगे ये परफेक्ट मोबिलिटी है और ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। उन्हीं 5 पॉइंट पे लिखा हुआ है। आई होप, मैं बस यहीं पे रोक रहा हूं इस लेक्चर को, पर तुम मुझे बताओ तुम्हें कितना समझ में आया ईमानदारी से। और ये अभी के अभी काफी